आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। तालिबान अफगानी लोगों से देश नहीं छोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने तालिबान का दंश झेला है उन्हें अच्छी तरह पता है कि तालिबान कितना भी बदलाव का ढोल क्यों ना पीटे, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। और यही वजह है कि अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से तालिबानी हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और तालिबान प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम गोलियां बरसा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों पर तालिबान ने आज गोलियां चला दी। गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा काबुल। दिन दहाड़े तालिबानियों ने बरसाई गोलियां। काबुल की सड़कों पर मची अफरा तफरी। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें काबुल से आई हैं, जहां प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबानी आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दूर से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग गोलियों की आवाज के बीच भाग रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के इस गोलीकांड के पीछे है पाकिस्तान। इन गोलियों का पाकिस्तानी कनेक्शन समझने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। कल से ही अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है। काबुल की सड़कों पर भी कल से महिलाएं डटी हुई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस वीडियो में अफगानी महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। भाग भाग पाकिस्तान और आजादी के लिए नारे लग रहे हैं। महिलाओं ने जब सड़क पर प्रदर्शन का मोर्चा संभाला तो तालिबानी विरोधी पुरुष भी इस जुलूस का हिस्सा बन गए। महिलाओं के इस विद्रोह से तालिबान बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट की वजह से तालिबानी आतंकियों ने आज दोपहर को महिलाओं की भीड़ पर गोलियां बरसा दी। लेकिन तालिबानी आतंकियों की गोलियां महिलाओं के हौसले को कमजोर नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन अब भी जारी है। असल में पाकिस्तान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद काबुल गए थे। उसके अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने तालिबान का साथ देने के लिए पंजशीर पर हमले किए और इस हमले में पंजशीर के कई लड़ाके मारे गए। पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह को देश छोड़कर जाना पड़ गया। इसके बाद तालिबानी विरोधी नेता मसूद अहमद ने संदेश जारी कर देश के लोगों से तालिबान का विरोध करने की अपील की, जिसका असर काबुल समेत देश के अलग अलग इलाकों में दिख रहा है। सोमवार रात के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तालिबान और पाकिस्तान गठबंधन के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाएं हैं तो बुर्के में, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान का गठबंधन इन्हें पसंद नहीं आ रहा क्योंकि तालिबान विरोधी अफगानी अपने मुल्क में पाकिस्तानी हस्तक्षेप पहले से ही बर्दाश्त नहीं करते रहे। लेकिन सत्ता हथियाने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान की मदद ली है। तालिबान तो वैसे भी महिला विरोधी है और महिलाओं ने जब तालिबान की सत्ता और समर्थन देने आए पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की तो तालिबान नीचे से ऊपर तक हिल गया और फिर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार करके आवाज को दबाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रायपुर कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने कहा कि मैं जमानत याचिका प्रस्तुत नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बघेल के पिता की कथित टिप्पणी पर विवाद के बाद ये कार्रवाई हुई है। ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी के मामले में पहले गिरफ्तारी और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पिता का कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज यूपी चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चल रही है। बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। अमित शाह से मीटिंग से पहले संजय निषाद कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे, वहां भी एक बैठक हुई थी और उसके बाद संजय निषाद ने कहा था कि शाम तक सीटों की स्थिति साफ हो जाएगी। अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। ऐसे में सभी जो छोटे दल हैं वो गठबंधन कर सीट शेयरिंग पर अपनी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज यूपी चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चल रही है। बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। अमित शाह से मीटिंग से पहले संजय निषाद
कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे, वहां भी एक बैठक हुई थी और उसके बाद संजय निषाद ने कहा था कि शाम तक सीटों की स्थिति साफ हो जाएगी। अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। ऐसे में सभी जो छोटे दल हैं वो गठबंधन कर सीट शेयरिंग पर अपनी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान की करतूत आपको दिखाई थी कि कैसे आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबानी महिलाओं को पीटा जा रहा है। कोड़े से महिलाओं को पीटने के लिए तालिबान पहले से कुख्यात रहा है। अब एक बार फिर उसी तरह की तस्वीरें हमें मिली हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते रहे तालिबान के द्वारा जब से अफगानिस्तान पे कब्जा किया, लेकिन अब ये तस्वीर कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई उस दावे की कि अब ये पुराना वाला तालिबान नहीं है, ये नया तालिबान है। महिलाओं के साथ ये नरमी से पेश आएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज जब महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो पहले उन पर गोलियां बरसाई गईं और अब ये कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बीच सड़क पर महिला को बेरहमी से पीटा। तो कहीं ना कहीं तालिबान कुछ भी दावा करे, लेकिन उसकी जो फितरत रही है उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। इमरान खान ने आतंक के गुरु का गेम कर दिया। जी हां, ये सच है कि तालिबान की सत्ता की कमान अब मुल्ला बरादर के हाथों से फिसल गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि सत्ता तालिबान के 2 टॉप लीडर्स के पास होगी। पहला नाम मुल्ला बरादर और दूसरा हेबतुल्ला अखुंदजादा। मुल्ला बरादर तालिबानी सरकार का बॉस होगा और अखुंदजादा बिग बॉस। लेकिन तालिबान का पंजशीर के लिए पाकिस्तान से गठजोड़ हुआ और पर्दे के पीछे से इमरान खान ने आतंक के गुरु का गेम कर दिया। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 4 दिन बाद अमेरिका पर हमले की बरसी है और बताया ये जा रहा है कि उस दिन तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकता है। कल तक सत्ता की रेस में सबसे आगे चल रहे अब्दुल गनी बरादर पिछड़ गया है और माना यह जा रहा है कि बरादर का गेम पाकिस्तान ने बिगाड़ा है। खबर यह है कि बेहद लो प्रोफाइल रहने वाला तालिबान का धार्मिक नेता मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान की सत्ता का मुखिया होगा। वैसे जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से सत्ता की रेस में बरादर का नाम आगे था, लेकिन अचानक से पिछले 2 दिनों में तस्वीर बदली है और बरादर से आगे निकल गया है अखुंद। सवाल ये कि क्या तालिबान में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है? इन 3 तस्वीरों से पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। पहली तस्वीर में तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंदजादा है, जिसने अपने सलाहकार हसन अखुंद का नाम प्रस्तावित किया है। दूसरी तस्वीर में बरादर है, जो अब तक अखुंदजादा से एक पायदान नीचे माना जा रहा था, लेकिन अब उसका कद और नीचे चला गया है। तीसरी तस्वीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद हैं। कहा जा रहा है कि शनिवार को फैज हामिद के काबुल पहुंचने के साथ ही सत्ता का पूरा खेल बदल गया। इंटरनेशनल मीडिया में शनिवार को खबर आई कि पाकिस्तान अपने किसी करीबी को सत्ता दिलाना चाहता है। नाम हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों का लिया गया। असल में पाकिस्तान को बरादर के नाम से दिक्कत थी। बरादर का नाम जब से सरकार के प्रमुख के तौर पर लिया जा रहा था, तब से पाकिस्तानी हुकूमत को लग रहा था कि उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज हामिद ने तालिबान के सुप्रीम नेताओं से डील की। उसी डील के तहत पंजशीर में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान को पंजशीर तोहफे में दिया और फिर बदले में ले ली बरादर की कुर्सी की बलि। सवाल ये कि बरादर से पाकिस्तान को दिक्कत क्या थी? असल में बरादर तालिबान का सबसे चर्चित शख्स है। दुनिया के कई देशों के नेताओं से बरादर के रिश्ते हैं। पाकिस्तान को डर है कि बरादर पर उनका जोर नहीं चलेगा। तालिबान कोर ग्रुप को भी इस बात की आशंका है। आशंका बरादर के अमेरिकी दबाव में आने की भी है। अमेरिकी नेताओं के साथ बरादर के रिश्ते अच्छे रहे हैं। पिछले साल ट्रंप के मंत्री माइक पोम्पियो के साथ बरादर ने मुलाकात की थी। ये उसी वक्त का वीडियो है। उस दौरान ट्रंप की बरादर से फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद ट्रंप ने भी कहा था कि तालिबान नेता से उनकी अच्छी बात हुई है।
तालिबान में बरादर ही वो नेता है जिसके संबंध अमेरिका से भी हैं और चीन से भी। रूस भी बरादर को पसंद करता है और यही बातें तालिबान के अंदर बरादर के खिलाफ चली गईं। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर के इशारे पर ही पिछले दिनों तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने बयान दिया था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान जिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी नाम के आतंकी संगठन से परेशान है, उस संगठन को लेकर भी बरादर की टीम से पाकिस्तान को कोई ठोस भरोसा नहीं मिला था। कहा यह भी जा रहा है कि मुल्ला बरादर के कहने पर ही अफगानिस्तान के जेलों में बंद टीटीपी के आतंकियों को रिहा किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान की इमरान सरकार को ये बातें रास नहीं आ रही थीं। लिहाजा उसने अपने आईएसआई चीफ को सत्ता संघर्ष करवाने के लिए काबुल भेजा, जिसमें उसे कामयाबी हाथ लगती दिख रही है। मुल्ला हसन अखुंद, ये वो नाम है जिसकी चर्चा जोरों पर है और हो भी क्यों ना। तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को तालिबानी सरकार की सत्ता की कुर्सी देने का फैसला जो कर लिया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है मुल्ला हसन अखुंद। साल 1999 की ये तस्वीर न हिंदुस्तान कभी भूलेगा, न दुनिया कभी भुला पाएगी। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर खड़ा है हिंदुस्तान का अगवा विमान और आसपास है तालिबानी आतंकियों का झुंड। आतंकियों ने हिंदुस्तान के विमान को अगवा कर जिस कंधार में उतारा था, उसी कंधार का रहने वाला हसन अखुंद बनने जा रहा है अफगानिस्तान का नया सरताज। जिस वक्त आतंकियों ने भारतीय विमान को अगवा किया था, उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था और 66 साल का हसन अखुंद उस दौरान कंधार का गवर्नर था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 22 दिन बाद सत्ता की रेस में हसन अखुंद का नाम सामने आए हैं। इससे पहले किसी की जुबान पर तालिबान की सत्ता के सरगना के लिए इस शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा था। तालिबान के धार्मिक मामलों को देखने वाला ये शख्स कितना लो प्रोफाइल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी कोई तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। हाँ, आतंकियों की लिस्ट वाले सिक्योरिटी काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इनका नाम लिखा हुआ है और उस लिस्ट में इसका नाम काफी नीचे है। 2009 से पहले तक हसन अखुंद तालिबान का कमांडर था। दिमाग से मजबूत और शरिया कानून का जानकार माना जाने वाला हसन अखुंद तालिबान के सरगना रहे मोहम्मद उमर का सलाहकार रह चुका है और मौजूदा वक्त में तालिबान के सुप्रीमो अखुंदजादा का सलाहकार है। हसन अखुंद तालिबान राज में विदेश मंत्री रह चुका है। 2009 में तालिबान के बड़े फैसले लेने वाली रहबरी शुरा का प्रमुख बना। ऐसा माना जा रहा है कि हसन अखुंद तालिबान की सत्ता का प्रमुख बनता है तो सुप्रीम लीडर अखुंदजादा के नियंत्रण में रहेगा। बरादर और मुल्ला याकूब के सत्ता का सरगना बनने पर अखुंदजादा को खतरा हो सकता था। खबर है कि बरादर और मुल्ला याकूब दोनों को हसन अखुंद का डिप्टी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कश्मीरी पंडितों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन वापस दिलाने में मदद करेगी। इस वेबसाइट के जरिए आतंकवाद के दौर में घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित फिर से अपनी जमीन पर दावा कर पाएंगे। इसके जरिए आवेदन सीधा जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक वेबसाइट लॉन्च की है। इसके जरिए उन कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा जिनकी आतंकवाद के चलते जमीन जायदाद चली गई थी। 60,000 परिवार यहाँ से चले गए। अधिकृत रूप से हमारे पास जो आंकड़ा है रिलीफ कमिश्नर के पास, मोटे तौर पर 44,000 परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर मैं इसका ब्रेकअप देखता हूँ तो इसमें 40,142 ये हिंदू फैमिलीज हैं, 2,684 ये मुस्लिम फैमिलीज हैं और 1,730 ये सिख फैमिली। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि इससे प्रभावित सभी लोग हुए और मुझे लगता है कि आज उसको करेक्ट करने का एक बड़ा अवसर मिला है। माइग्रेंट परिवारों की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जे, डिस्ट्रेस सेल, रिकॉर्ड में करेक्शन
अवैध कब्जे हटाने जैसे संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। करनाल में डीसी ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे किसान। हरियाणा के करनाल से ये बड़ी खबर। किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत बेनतीजा रही। पिछले दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई थी और अब क्योंकि ये बातचीत बेनतीजा रही, इसलिए डीसी ऑफिस की तरफ ये पूरा जो मार्च है किसानों का, ये आगे बढ़ेगा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ये पंचायत बुलाई गई। सचिन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सचिन, ये बातचीत बेनतीजा रही और ये इतनी बड़ी संख्या में अब किसान यहां से उठकर डीसी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की भी दिक्कत हो सकती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे नहीं, किसान बढ़ चुके हैं डीसी ऑफिस की तरफ। हजारों की संख्या में किसान जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ, मिनी सेक्रेटेरिएट जो है करनाल का, उस तरफ कूच कर गए हैं अनाज मंडी से। तो निश्चित तौर से ये कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए एक बहुत बड़ा वो है, चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज जो एक किसान महापंचायत थी उसके लिए। क्योंकि बातचीत जो प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई है वो बेनतीजा रही है और उस वजह से अब किसान नेताओं ने घोषणा की है कि वो शांतिपूर्ण। सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ गए। अंकित, इस समय का क्या अपडेट है? सचिन बता रहे हैं कि ये हजारों की संख्या में जो किसान है ये डीसी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। निश्चित तौर पर शोभना, ये हजारों हजार की संख्या में किसान है। सुबह से इंतजार हो रहा था और इसके बीच में दोपहर में 1 बजे के आसपास एक बातचीत भी हुई है और इन जो है आंदोलनकारी किसानों के बीच में, लेकिन वो बातचीत विफल हुई है करीबन 3:30 बजे। और उसके बाद में अब जो राकेश टिकैत और जो अन्य किसान नेता है उनकी अगुवाई में ये किसान जो हजारों हजार की संख्या में है ये निकल चुके हैं। और फिलहाल अगर मैं आपको जानकारी दूं, ये करनाल की जो जहां पर अनाज मंडी है उससे निकल करके अब ये लोग जो है बढ़ रहे हैं डीसी ऑफिस की तरफ। NH-44 यानी कि वो रास्ता जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ को जोड़ता है, उस रास्ते के जो मेन जो हम अगर बात करते हैं मेन रास्ते से जो सर्विस रोड बनी हुई है उसके साथ साथ चल रहे हैं। एक जानकारी और देना जरूरी है कि इस दौरान जो है पुलिस ने कई जगहों पर नाकेबंदी की हुई है, कई जगह चेक पॉइंट बनाए हुए हैं, लेकिन जो पहला चेक पॉइंट था जहां पर सुबह सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट था, फिलहाल उस चेक पॉइंट को खोल दिया गया है। और अब वो पहले चेक पॉइंट को जो जहां पर जिसको खोला गया था, अब उसको पार करने के बाद में अब ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये महापंचायत, हजारों की भीड़ वहां पर एकत्रित, अब ये करनाल में इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आंदोलन कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा था, इसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश और जितनी भीड़ जुटी है, दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन चुनावों को टारगेट किया जा रहा है इन किसान नेताओं के द्वारा।